दोस्तों, करियर गुरु में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त प्रदीप। आज मेरे साथ हैं एक बहुत खास मेहमान और मेरे बहुत पुराने दोस्त मितुल दास। मितुल, आपका स्वागत है करियर गुरु पे। थैंक यू प्रदीप। और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट विश्वास नहीं हो रहा है, अगर सही मायने में कहें तो, कि हम लोग आज एक दूसरे के साथ इस तरह से बात कर रहे हैं। अगर ये मुझे किसी ने 20 साल पहले, 25 साल पहले ये कहा होता कि आप और प्रदीप जूम कॉल में बैठकर एक इस तरह का चीज कर रहे होंगे, तो उस वक्त क्रिकेट खेलते हुए मैंने बोला होता कि यार क्यों मजाक कर रहे हो। तो बट या आई थिंक दैट्स लाइफ। सो थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ योर शो। मींस अ लॉट। थैंक यू मितुल, थैंक यू। और देखिए, बातों में आपने ये भी बता दिया कि हम एक दूसरे को कितने साल से जानते हैं। आई थिंक 20 साल, 25 साल या और काउंट करना पड़ेगा पीछे जाने के लिए। हम एक दूसरे को उतने समय से जानते हैं। और ये शो और ये करियर यात्रा की सीरीज हमारे चैनल पे हमने बनाई है ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए और शायद उनके पेरेंट्स के लिए भी, जो कि हमारे और आपके जैसे एक छोटे शहर से आए। हम और आप जैसे एक छोटे शहर से आए, वैसे वो एक छोटे शहर से आए हैं, वो वहां पढ़ाई कर रहे हैं। और वेन जब करियर की बात आती है तो कुछ रेगुलर ऑप्शंस उनके दिमाग में आते हैं कि इंजीनियरिंग हो गया, मेडिकल हो गया, सिविल सर्विसेज हो गया। बहुत सारे करियर ऑप्शंस जो बहुत लोग आगे चल के करते हैं, वो या तो उसके बारे में अवेयरनेस कम है, या उनको ये लगता है कि ये शायद बड़े शहरों का ट्रेंड है, या ये करियर बड़े शहरों के लिए, हमारे लिए नहीं है। इसीलिए मैं इस यात्रा सीरीज में आप जैसे लोगों को लाना चाहता हूं, जो हमारे और आपके जैसे छोटे शहर से आए हैं, लेकिन उन्होंने एक अलग राह चुनी है करियर में अपनी, और उसमें एक काफी हद तक सक्सेसफुल हुए हैं, काफी हद तक वो आगे आए हैं, और आज इस मुकाम पे हैं कि वो उन बच्चों को जो आज उस छोटे शहर में हैं और जो आज करियर बनाने का सोच रहे हैं, उनको कुछ बता सकते हैं अपनी जर्नी के बारे में, या उनको कुछ गाइडेंस दे सकते हैं। और उस गाइडेंस के प्रोसेस में क्या गलतियां हुई, क्या चैलेंजेस हुए, क्या उनके अचीवमेंट्स हुए, वो भी बात कर सकते हैं। तो आप हमें ये बताइए कि आज हम किस करियर के बारे में, किस करियर ट्रैक के बारे में बात करने वाले हैं, और आप हमें क्या बताने वाले हैं। प्रदीप, आज मेरा जो बातचीत आपसे होगा, यहाँ पे दो चीजों को मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों के सामने लाऊं। एक है डिजिटल मार्केटिंग, जिसको लेकर आज पूरे देश में ऑलमोस्ट सभी लोग बातचीत किए जा रहे हैं। एक नया उभरता हुआ कैरियर है ये लोगों के लिए कि डिजिटल मार्केटर बनना है। जैसे आज जैसे आपने राइटली बोला कि लोग इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर और इस तरह के स्टाफ, कुछ ही गिने चुने कैरियर्स के बारे में पता होता है, स्पेशली हमारे स्मॉल टाउन के बच्चों को। लेकिन अब बहुत सारी जगह पर हम देख रहे हैं कि इन्हीं स्मॉल टाउन से लोग अब डिजिटल मार्केटिंग को कैरियर के तरह से अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग थोड़ी सी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल। और ये भी मैं चाहता हूं कि डिजिटल मार्केटिंग के साथ हम एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में भी थोड़ा बात करेंगे, बिकॉज आपको पता है कि मेरी जर्नी थोड़ी सी अजीब सी रही है। जब हम लोग बात करेंगे तब पता चलेगा कि मुझे खुद भी कभी कभी लगता है कि कुछ ज्यादा ही अजीब सी रही है। तो अभी तो फिलहाल ठीक है, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं अपनी एक कंपनी चलाता हूँ डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। लेकिन उससे भी ज्यादा ये बात करना चाहता हूँ कि उस जर्नी में कैसे आप उस जर्नी की तरफ जा सकते हो, इसके लिए आपको किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना होता है। तो डिजिटल मार्केटिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये दो चीजों के बारे में हम शो में बात करना पसंद करेंगे। ये मेरी खुद की इच्छा रहेगी। बिल्कुल 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 मितुल, और दोनों ही बहुत ही अच्छे टॉपिक्स हैं। डिजिटल मार्केटिंग एज अ करियर, जैसे आपने कहा, आजकल थोड़ी अवेयरनेस इसके बारे में बढ़ रही है। अब ऐसे टाइम पे जबकि हम घर पे हैं, कोरोना टाइम पे जब हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो वैसे भी हर कोई डिजिटल हो गया और हर किसी को डिजिटल होना पड़ा है।
तो आज के डेट में डिजिटल मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ गई है और आने वाले सालों में शायद ये बहुत आगे जाएगा। और आप एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी चलाते हैं, जैसा कि आपने कहा अपने परिचय में, तो एक कंपनी बनाने की और चलाने की थोड़ी सी वो जर्नी भी हम सीखेंगे। तो थोड़ा हम अब पीछे जाते हैं और आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा डिटेल में सुनते हैं। आपने कहा वो अजीब सी जर्नी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे स्टूडेंट्स को और बच्चे जो देख रहे हैं उनको उस जर्नी के बारे में थोड़ा बताएं, वो कैसे, कहाँ से शुरू हुई और आज तक ये कैसे आई आज के मुकाम। शुरू से ही मेरे को एक्चुअली बहुत सारे लोग आज भी पूछते हैं कि हम लोग बहुत बात करते हैं ना कैरियर काउंसलिंग के बारे में, कैरियर ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। हम लोग बोलते हैं क्या गोल है आपके कैरियर का। मेरा तो कैरियर का गोल पहले से ही गोल था। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता था कि मुझे बनना क्या है। मेरे घर में ज्यादातर सभी लोग इंजीनियर थे, तो पापा मम्मी ने बोला इंजीनियरिंग कर लो। अब मुझे इंजीनियरिंग शब्द से ही बहुत ज्यादा लगाव नहीं था, तो मैंने कहा कि और कुछ करते हैं। तो मैंने फिर क्लास 12 के बाद मैंने ग्रेजुएशन ज्वाइन कर लिया। मुझे पढ़ना पसंद था, एक ही चीज कॉमन थी, मुझको ये था कि जो भी करना है अच्छे से करते हैं, अब आगे क्या होगा देखा जाएगा। अब ये बहुत अच्छी बात नहीं है, अगर दोस्तों आप सुन रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। आज अभी आपको अपना गोल सेट करके रखना चाहिए, लेकिन ज्यादा वो उसके लिए चिंता ना करें कि मेरा गोल नहीं है। मैंने देखा आजकल के माँ बाप बहुत ज्यादा क्लास 2 से लग जाते हैं बच्चों के पीछे, लेके चले जाते हैं काउंसलर के पास, क्या बनेगा मेरा बच्चा। कुछ टाइम पे मुझे लगता है कि कभी कभी हम लोगों को छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल चीजें अपने आप आ जाती हैं। तो जब हम उस वक्त मेरे को कुछ पता नहीं था। मुझे आज भी याद है, मैं बाउंड्रा खन्ना की केमिस्ट्री की किताब पढ़ के मैं एग्जाम देने गया था आईआईटी की केमिस्ट्री की, और पहली घंटी बजने तक आप हिल नहीं सकते हो अपने रूम से। जब पहली घंटी बजी मैंने सर से कहा, हाथ जोड़ लिया, मैंने कहा सर बहुत हो गया मेरा आईआईटी का पेपर लिखना, मेरे को लगता है मैं कहीं गलत जगह पे आ गया हूँ, कुछ गलत सम्स देख रहा हूँ, ये मेरे पढ़े हुए सम्स नहीं है। बाय द वे आई वाज गुड इन स्टडीज, आई वाज ऑलवेज ओके इन स्टडीज, आई ऑलवेज यूज्ड टू बी इन द टॉप 3। मुझे पता है, मुझे वो बचपन से पता है। So I did not go for engineering। तो मुझे ग्रेजुएशन किया मैंने ईसीसी इविंग क्रिश्चियन कॉलेज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ऑटोनोमस कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया, फिजिक्स एंड मैथ्स ऑनर्स किया। और फिर आई स्टार्टेड कंटेम्पलेटिंग कि अब आगे कुछ तो करना है। और तब वहां पे मेरे को एक इंफॉर्मेशन, क्योंकि तब तक थोड़ी सी मैच्योरिटी बढ़ चुकी थी, लगा कि दो कैरियर ऑप्शन बड़ा अच्छा लग रहा है, एमसीए और एमबीए। इधर मैनेजमेंट पे जाते हैं या कंप्यूटर एप्लीकेशन पे जाते हैं। टॉस किया कि दोनों तो एक साथ नहीं कर सकते प्रिपरेशन, एक को करते हैं। सच में टॉस किया? सच में टॉस किया, क्योंकि तब तक पापा बोल रहे थे कि भैया और कितना दिन क्या करना है तुमको। मैंने कहा बता दूंगा आपको 1-2 दिन में। टॉस किया, सच्ची में टॉस किया। एमसीए आया, मैंने कहा एमसीए प्रिपेयर करते हैं। तो दैट वाज माय फर्स्ट प्रिपरेशन फॉर एमसीए। मैंने कहा एमसीए में, मुझे आज भी याद है, अब एमसीए का मेरा वो लाइफ का पहला नेशनल कंपटीशन जो मैं सीरियसली देने बैठा। मैं ये कहानी इसलिए भी और सुनाना चाहता हूँ लोगों के लिए, क्योंकि लोगों को लगता है कि हम लोग सब लोग ना सक्सेस की बातें करते हैं, ये हो गया, ऐसे सक्सेस आ गया, वैसे सक्सेस आ गया, बट बिल्कुल समा मुझे लगता है मेरी लाइफ की कहानी में ना बहुत सारे फेलियर्स हैं, और वो फेलियर्स में बड़ा मजा है। बिल्कुल। तो मैंने जब एमसीए एग्जाम देना चालू किया, मैंने मोतीलाल नेहरू में एमसीए एग्जाम दिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में दिया, जेएनयू में दिया, और हर जगह मेरा नहीं हुआ। एंड देन फाइनली माय लास्ट एग्जाम वाज जादवपुर यूनिवर्सिटी कैलकाटा। अब मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज क्रैक नहीं कर पाया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, एंड आई हैड स्कोर्ड आई फाइनली हैड अ 5th रैंक इन इविंग क्रिश्चियन कॉलेज। तो मैं अपना ही जिला का कॉलेज नहीं क्लोज कर पाया, मैं चला जादवपुर यूनिवर्सिटी में एग्जाम देने, which was recognized as one of the top universities of India. Absolutely. And surprise, वहां पे I got a 6th rank nationally. And I think what was important in that journey was my belief that it will happen, कि हो जाएगा। ठीक है, डीयू में नहीं हुआ, ठीक है जेएनयू में नहीं हुआ, ठीक है बीएचयू में नहीं हुआ, ठीक है मोतीलाल नेहरू में नहीं हुआ। मतलब लास्ट में पापा मम्मी पूछने लगे थे कि तुम्हारा ये ऑप्टिमिज्म ओवर ऑप्टिमिज्म तो नहीं है, मतलब ये कहीं कन्वर्ट्स तो करेगा। हर एग्जाम दे के आ रहे हो, बोल रहे हो कि
ठीक है नेक्स्ट बार कहीं ना कहीं अच्छा हो जाएगा। मैंने कहा नहीं ठीक है हो जाएगा। एंड जादवपुर में आई एक्चुअली गॉट अ 6th रैंक एंड आई डिड माय एमसीए। आई लव्ड डूइंग एमसीए। आई एक्चुअली केम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। उस वक्त एक अदिति टेक्नोलॉजीज बोल के कंपनी हुआ करती थी, प्रदीप सिंह की फॉर्म की हुई बैंगलोर में। करेक्ट करेक्ट। बड़े अच्छे अच्छे उसके ऐड आते थे करेक्ट कि तो अदिति में उसका एक ऑफ कैंपस चल रहा था, मैं बैठ गया उस ऑफ कैंपस में और हो भी गया वहां पे। चला गया बैंगलोर अदिति में नौकरी करने के लिए और उसके बाद मेरी टेक्नोलॉजी कैरियर स्टार्ट हुई। 2000 से लेकर 2010 तक मैंने टेक्नोलॉजी पे काम किया। अच्छा। मेरा जनरली जावा ओपन सोर्स पे मेरा काम था। और यहाँ पे मैं ये बोलना चाहता हूँ वही एक सेम चीज, स्मॉल टाउन से आने का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है जो लोग समझ नहीं पाते कि हमारे अंदर बहुत हंगर है, हमारे अंदर बहुत ज्यादा एस्पिरेशन है। अजीब सा एक दिमाग में चलता रहता है, कभी भी जो होता है उससे सेटिस्फैक्शन नहीं आता है। ये एक स्मॉल टाउन के बंदे की सबसे बड़ी खासियत है, हंगर। मैंने ये कंपेयर किया है जो बिग सिटी, हम लोग जो बोलते हैं कि स्मॉल टाउन हमारे पास इंफॉर्मेशन कम होती है, स्मॉल टाउन से आते हैं हमारा स्मार्टनेस कम होता है। मुझे आज भी याद है जादवपुर में पहले दिन मैं पैंट के ऊपर शर्ट डाल के चला गया था। अजीब मैंने जम के रैगिंग हुई थी। एक दिन चप्पल पहन के चला गया था, जम के रैगिंग हुई थी। एक दिन पान खा के चला गया था और जम के जादवपुर में लोग सत्यजीत राय के बारे में बात कर रहे थे, रविंद्रनाथ ठाकुर के बारे में बात कर रहे थे और हम ठहरे रामधारी सिंह दिनकर पढ़ के आए थे। हमको गोदान पढ़ाया गया था। तो बड़ा मिसमैच था। लेकिन जब वही ग्रुप ने देखा कि ये बंदा पहले सेमेस्टर के एग्जाम में एमसीए में 97% लाता है, तब उन्होंने भी गोदान पढ़ना चालू किया। उनको लगा कि गोदान पढ़ने से शायद अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। तो बड़ा मजा हुआ उस 3 साल के पीरियड में। हाँ, सो मिडिल क्लास बैकग्राउंड को हम लोग अजीब तरीके से देखते हैं, बट मुझे लगता है कि वो मिडिल क्लास बैकग्राउंड आपको वो पुश देता है, आपको वो पुश देता है कि आपको और देखना है, आपको और करना है, आपको और करना है, कभी वो सेटिस्फैक्शन नहीं आता है। तो फिर 10 साल तक मैंने आई एंडेड माय टेक्नोलॉजी करियर इन पीडब्ल्यूसी। मैंने पीडब्ल्यूसी में भी नौकरी किया। एंड जब मैंने पीडब्ल्यूसी, मैंने एक छोटा सा इंस्टेंट में शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों के साथ। जब मैंने पीडब्ल्यूसी ज्वाइन किया तब पीडब्ल्यूसी में बहुत एक अल्ट्रा सोफिस्टिकेटेड कल्चरल एनवायरनमेंट होता था, कंसल्टिंग, बिग 4, यू नो। एंड मुझे याद है क्लास 10th में पापा मेरे को विश्वकर्मा पूजा में अपने घर पे लेके गए थे, अपने ऑफिस में लेके गए थे। करेक्ट। तो वहां पे एक पापा के बॉस का एक बंदा था जो आया था, फादर, उसके फादर भी उसके लड़के को लेके आए थे। तो पापा ने मेरे से इंटरेक्शन कराया उसका। तो अजीब सा इंटरेक्शन था, वो बात किए जा रहा है इंग्लिश में। सो मितुल, व्हाट इज योर करियर एस्पिरेशन? आई थिंक ही वाज डूइंग इंजीनियरिंग फ्रॉम समवेयर। सो व्हाट इज योर करियर एस्पिरेशन? और मेरे को थोड़ा सा, आई वाज शाई, आई डिड नॉट हैव दैट वोकैबुलरी उस वक्त कि मैं उसको, तो थोड़ा बहुत मैंने बोला। तो पापा ने मेरे को बोला, यार इंग्लिश तुम्हारी थोड़ी सी वीक लग रही है, कमजोर है थोड़ी सी, इसको अच्छा करना पड़ेगा तुमको। और जब मैंने पीडब्ल्यूसी में, when I went to the London office to work for 4 years, and when I used to take sessions for the European clients, तब I used to recollect कि it's the same guy, it's the same human. It's always the attitude, not the competence. It's always the attitude to learn. हमको हमेशा ये लगता है कि हमको ये नहीं आता है, हमको वो नहीं आता है, हमको ये नहीं पता है, हमको ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। बट मुझे ये लगता है कि अगर आपके अंदर वो एटीट्यूड है लड़ने का, आपको स्मॉल टाउन लड़ना सिखाता है, आपको सिखाता है कि आप लड़ सकोगे, आप टिके रहोगे, आप ठोस हो, आपको गिरा नहीं सकते हैं लोग। सो पीडब्ल्यूसी में भी एक समय बिताने के बाद 2010 में वो एक अजीब सा मोमेंट आया मेरे लाइफ में, जब मैंने डिसाइड किया कि इनफ ऑफ पीडब्ल्यूसी। अजीब सा पागलपन था। आप तुमने पूछा प्रदीप, मुझे आज तक इस तरह का डिस्कशन कभी मैंने किया है याद नहीं है। मुझे लोग पूछते हैं जैसे बिजनेस में भी कि व्हाट वाज योर इंस्पिरेशन फॉर बिजनेस। सो लिखते हैं ना बुक्स में लोग कि आई डिड अ स्वॉट एनालिसिस, मैंने मार्केट रिसर्च किया, ये किया। विश्वास करो मैंने कुछ नहीं किया। मुझे केवल एक ही क्वेश्चन मेरे दिमाग में, क्यों आया भगवान जाने, पागलपंती था उस वक्त,
पर मेरे दिमाग में आया कि अच्छा, ये जो लोग मुझे इतना चाहते हैं, इतना मेरे को रिगार्ड्स देते हैं, आर दे रिगार्डिंग द PwC बिजनेस कार्ड और आर दे रिगार्डिंग मितुल दास? Am I worth it or is that company which is making me worthy? एंड मुझे आज भी नहीं पता ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में क्यों आया, नहीं पता मेरे को। मैंने बहुत तरीके से इसका आंसर खोजने का कोशिश किया, बट मेरे को नहीं पता। एंड दैट प्रॉम्प्टेड मी टू लीव एवरीथिंग। आई वाज कॉल्ड मैड, आई वाज कॉल्ड एसेंट्रिक। माय बॉस, he took me to a pub, मेरे साथ हाफ डे बिताने के बाद बोला तुम एकदम पागल हो, तुम PwC में प्रिंसिपल कंसल्टेंट हो, साल में 5 महीना 6 महीना इंडिया से बाहर रहते हो, you have a salary scale which is 2% of the entire Indian population. What are you trying to say? You are trying to leave PwC and why? करोगे क्या? कौन सा बिजनेस करोगे? कौन सा तुमने नया बिजनेस ढूंढ लिया है कि जिसमें तुम इतना पैसा कमा सकोगे, इतना कुछ कर सकोगे? तो I told that guy, I said, I just want to know my identity, that's all. नहीं हो पाएगा, चला आऊंगा, लौट आऊंगा, आप तो हो। He said, okay, I mean, I can't debate with you. And that is when I started actually my business, and this is where I am today. So तुमने बोला प्रदीप पीछे जाने के लिए, तो ये जर्नी थोड़ी सी अजीब है। Started with a career on physics and maths. I did my graduation. फिर प्रोफेशनल कोर्स किया, MCA में आया। फिर MCA को लेवरेज करने के लिए went to a company, worked as a technologist, was known as an architect, service oriented architecture. I was one of the names at that point of time in India. बिल्कुल। And then I left to search my identity. बिल्कुल। And when my entrepreneurship journey started. बिल्कुल। That's the starting point. और मितुल, बहुत मजेदार और बहुत इंटरेस्टिंग बातें सुनने को मिली। पहली बात मुझे जो बहुत अच्छी लगी कि फेलियर्स की कोई बात नहीं करता, लेकिन शायद फेलियर्स ही हमको सबसे ज्यादा सिखाते हैं और सबसे ज्यादा हमारी लाइफ की डायरेक्शन डिसाइड करने में डिटर्मिनिंग होते हैं। और दूसरी बात जो मुझे ये अच्छी लगी, जो तुमने ये कहा ना कि मुझे नहीं पता मैंने वो क्यों सोचा कि मेरी वजह से लोग मुझे रिगार्ड करते हैं या मेरी कंपनी के बिजनेस कार्ड की वजह से। लेकिन जो बाद में आपने कहा कि आप अपनी पहचान खोजना चाहते थे, आप अपनी आइडेंटिटी खोजना चाहते थे, ऐसा कुछ नहीं था कि कोई पर्टिकुलर बिजनेस बनाना है या बहुत पैसे कमाने हैं या कुछ बहुत ऐसा कुछ बड़ा करना है या कुछ स्पेसिफिक करना है, बट ये अपनी जर्नी थी कि इन सब में, इस कंपनी में, सिस्टम में मैं कौन हूं और अगर मैं इससे बाहर हो जाऊं तो मेरी क्या पहचान होगी। आई थिंक कहीं ना कहीं आपके उस बात में उस सवाल का जवाब छुपा हुआ था और उससे एक बहुत गहरी सीख मुझे लगता है मिलती है जो भी लोग इसे देख रहे हैं। तो अब थोड़ा सा आप अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के बारे में बताइए और उसी प्रोसेस में थोड़ा डिजिटल मार्केटिंग एज अ फील्ड के बारे में बताइए और एज अ करियर के बारे में बताइए। श्योर। मुझे एक चीज हमेशा लगता है प्रदीप कि एक बात मैं एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में जाने से पहले बताना चाहूंगा अपने दोस्तों को जो भी सुनने वाले हैं कि हर इंसान की अपनी एक अलग आइडेंटिटी होती है, हर इंसान की अपनी एक अलग सोच होती है और ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी सोच पे अपनी कैरियर को बनाएं। फॉर एग्जाम्पल, आज मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि बिजनेस में हैं, जो कभी भी किसी बिजनेस को कमिट नहीं करेंगे अनलेस उन्होंने एक डिटेल में रिसर्च किया है, अनलेस उनके पास एक ऑलरेडी एक फंड है। ये उनकी सोच है और वो सोच उनकी जगह पे ठीक है। मेरी ये सोच थी कि मैं कूद जाऊंगा और मैं देखूंगा कि कैसे होता है बिजनेस और उसके बाद देखा जाएगा। वो मेरी सोच थी। आज अगर आप अपने सोच के ऊपर अपनी कैरियर बनाते हैं तो आप जो जितना भी सक्सेस हो या फेलियर हो, आप उसको लेकर यू कैन कीप अ स्टैंडिंग कि मैंने ये सोचा था, मैंने ये किया है। बिल्कुल बिल्कुल। सो आई विल ऑलवेज लाइक टू टेल माय फ्रेंड्स कि हमेशा अपने सोच पर आगे बढ़े। एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात करने के लिए एक छोटा सा ही मेरे पास कुछ पॉइंटर्स हैं आप लोगों के लिए, जो भी सुनने वाले हैं जो
सोचते हैं कि वो अपनी खुद की बिजनेस बनाना चाहते हैं, उनको अपना एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट अ कैरियर, इट इज बेसिकली द अल्टीमेट डेस्टिनेशन ऑफ योर पैशन। अगर आप कुछ अपना बनाने के लिए आपके अंदर जुनून है, अगर जुनून है आपके अंदर, तभी आप एंटरप्रेन्योरशिप में आए। बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप की सबसे बड़ी बात है कि एंटरप्रेन्योरशिप का पूरा रास्ता कांटों से भरा हुआ है। और सबसे बड़ी बात आपको, जो सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज आपको एंटरप्रेन्योरशिप में करना पड़ेगा, कि योर सक्सेस डज नॉट ऑलवेज रिफ्लेक्ट इन योर लाइफस्टाइल। Because when you are becoming an entrepreneur, you are creating something. जैसे एक मूर्तिकार होता है, एक मूर्ति बनाता है, वो मूर्ति बहुत सुंदर जब देखने में होती है तो उस मूर्ति को देखकर लोग बोलते हैं क्या क्रिएशन है, क्या अच्छे से बनाया है मूर्ति को। लेकिन हर मूर्तिकार माइकल एंजेलो और वैन गॉग की तरह उसके ऊपर किताबें नहीं लिखी जाती। बिजनेस में बहुत सारे लोग बिजनेस में आने के लिए बहुत ईगर रहते हैं। हम लोग को हमेशा क्या होता है, हम लोग को जब हम किसी से भी बात करते हैं जिसने बिजनेस चालू किया है और बड़ा किया है, हम लोग हमेशा ही वो फ्लिपकार्ट का एग्जांपल लेते हैं, हम लोग हमेशा अशोक सूटा का एग्जांपल लेते हैं, माइंडट्री का। बट व्हाट वी डू नॉट अंडरस्टैंड इज कि वो इज नॉट इवन 0.0000% ऑफ द एक्चुअल entrepreneurial ecosystem. Absolutely. So entrepreneurs are very siloed. They are very akela at one point of time. Because what happens is, and when such kind of pandemic and such kind of situation comes in, then there is a reality check. Because क्या होता है, but just going a bit deep, आज अगर आप मेरे लिए काम करते हो तो मेरा एक कमिटमेंट है कि आपको मेरे को एंड ऑफ द मंथ एक सैलरी देना पड़ेगा। मेरे लिए ये मैटर नहीं करता है कि आज मैं JWT में अपना डिनर करूंगा कि मैं एक ढाबे में बैठ के खा लूंगा। वो तो मैंने ऑलरेडी 11 साल पहले अपने आप को बता दिया था कि बॉस, टिल लाइफ नाउ यू हैव टेकन अप अ ओथ ऑफ बीइंग फ्लेक्सिबल, बट आई कांट एक्सपेक्ट दैट ओथ फ्रॉम यू। यू आर बेसिकली अ पेड एम्प्लॉय। आप एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जहां पे लोग आके आपके साथ मिलकर they are creating a ecosystem. And you as a owner of that ecosystem, or rather a custodian of that ecosystem, you will always not get as much of benefit as your organization is getting. आपकी बारी सबसे अंत में आती है, आप लाइन में आपकी बारी सबसे बारी आप सबसे लाइन में पीछे हैं। ये गद्दी नहीं है जहां आप बैठे हैं कि आज आपने दाल चावल बेच लिया और आप वो पैसा लेके घर चले गए। नहीं, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात, बहुत बड़ी बात है। नहीं आती है। बिकॉज आज आपके पास, मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूं, आज आपके पास 100 रुपए का प्रॉफिट आया तो आपने ऑफिस में अपना एक रिसेप्शनिस्ट बैठा लिया। आपके पास 200 रुपए का प्रॉफिट आया तो आपने अपने ऑफिस में एसी लगवा लिया। आपके पास 300 रुपए का प्रॉफिट आया तो आप अपने घर से ऑफिस को एक अपने अच्छे से बिजनेस पार्क में लेके चले गए। आपको 400 रुपए प्रॉफिट आया तो आपने कॉन्फ्रेंस रूम बना लिया। आपके पास 600 रुपए प्रॉफिट आया तो आपने 20-20 रुपए सबको सैलरी बढ़ा दिया। तो सवाल ये उठता है कि मेरे को क्या मिलता है इस पूरे चीज में? मेरे को, इफ यू आर जुनून है आपके अंदर कि आप एक कुछ मीनिंगफुल चीज तैयार करने, हाँ ऑफ कोर्स यू विल गेट मनी, ऑफ कोर्स यू विल गेट सक्सेस, ऑफ कोर्स यू विल गेट नेम, of course you get Mukesh Ambani, of course you hear about Bansal brothers, of course you hear about Jack Ma, but try to understand कि एंटरप्रेन्योरशिप में ऐसे मिलियन लोग हैं जो इसी तरह का काम कर रहे हैं, लेकिन उनको कभी भी नाम या रिकॉग्निशन नहीं मिलता, बट वो करते रहते हैं। बिल्कुल, इट इज लाइक एन इंडियन आर्मी का जवान। बिल्कुल बिल्कुल। एंड आई कंपेयर एंटरप्रेन्योरशिप, आई डोंट नो प्रदीप वेदर इट्स अ राइट कंपैरिजन और रॉन्ग, बट मैं हमेशा ही कंपेयर करता हूं कि of course Indian army, armed forces, they are at a different level, they fight for their country, they fight for their motherland, but उसी तरह से एक entrepreneur fights to keep 40 people, 50 people, 500 people family secure। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कि उनको सिक्योरिटी मिले, उनको एक लाइफस्टाइल मिले, and in that process of course he will also earn money, he will also earn his profits। So entrepreneurship is not a choice, it's an inner call।
अगर आप चूज कर रहे हो कि आपको जाना है कि नहीं जाना है, मत जाइए। बिकॉज अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप में जाने का होगा, वो आप चले जाओगे। ये जुनून है, ये इनर कॉल है, ये एक इनर कॉल है। मैं एक एग्जांपल देके लोगों को डराना नहीं चाहता हूँ, बट एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जब मैंने पीडब्ल्यूसी छोड़ा, whatever I used to earn, whatever मेरा अर्निंग था और मेरा लाइफस्टाइल था, when I started my company in 2011, first 1 year I have even traveled in public transport. I have even traveled in bus after 10 years of my career. After 2000 में MCA जादवपुर से पास करने के बाद मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया था, जैसे हम लोग सब अपने आप के ऊपर कुछ टारगेट रखते हैं कि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट कभी यूज नहीं करूंगा, मैं अपनी गाड़ी यूज करूंगा। But in 2011 when I became an entrepreneur, I broke that promise to myself. And I also traveled in public transport because, and it was fun, Pradeep. It was maja. It was like a fun to build something. आज अभी भी मुझे याद है, हमने अपना एक ज्यादा पैसे तो लगाए नहीं थे, तो एक लोकल प्रिंटर से एक बिजनेस कार्ड बनाया था जिसमें लिखा था मितुल दास फाउंडर, द कंपनी नेम। एंड दैट डे आई फेल्ट मेरा वो जो आइडेंटिटी वाला जो सवाल है वो अब is now getting answered. So that is entrepreneurship for friends जो छोटे शहर के जो लोग हैं। एक छोटा सा चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा entrepreneurship के बारे में। मिडिल क्लास बैकग्राउंड से जब आप आते हो और जब आप छोटे शहर से आते हो, तो entrepreneurship में एक बहुत बड़ा रिस्क आपके पास रहता है, और वो रिस्क है फंड मैनेजमेंट का। We are not habituated to use and see and waste a lot of money. हम लोग जिस तरह से बड़े हुए हैं, हमारे पापा या हमारे दादा ने जिस तरह से हमको बड़ा किया है, हम लोग को हमेशा पैसे को बचाना सिखाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल हम लोग को बताया गया है कि 50 रुपए तभी लगाना जब उससे आपको 60 रुपए मिले, नहीं तो वो लॉस होता है। सही बात। जब हम हैबिचुएटेड नहीं है 5 लाख रुपए कहीं गवा दिया, 2 लाख रुपए कहीं गवा दिया, लेकिन जब आप बिजनेस में आते हो तब आपको वो चीज सीखनी पड़ती है। आपको सीखना पड़ता है कि आप पैसा लगाओगे और वो पैसा वेस्ट हो जाएगा। वो एक मेंटल बैरियर आपको क्रॉस करना, वो एक मेंटल बैरियर है, आपको एक मेंटल बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा। आपको वहां पे एक फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी। और इसीलिए बिजनेस में हम लोग बोलते हैं कि बिजनेस इज अ फैमिली थिंग। बिल्कुल, इट हैपेंस इन द फैमिली। बिल्कुल, बिकॉज आज अगर मैंने बिजनेस किया है और मैंने इसको बैरियर को क्रॉस किया है, तो मेरा लड़का भी वो बैरियर क्रॉस कर जाएगा। सो ये जगह पे जब भी आप स्मॉल टाउन से या एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से जब आप आते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप को आप चूज करने की कोशिश करते हैं, मेरा आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट सा रिक्वेस्ट रहेगा कि लर्न टू टेक फेलियर्स, बिकॉज इन एंटरप्रेन्योरशिप the percentage of failure is always high than the percentage of success. But if you can face those failures, if you can learn from them, if you can keep your motivation high, today I run a company of 100 people from Calcutta. एक डिजिटल एजेंसी है मेरी जहां जो कलकत्ता से रन करती है, और मैंने शुरुआत किया था एक 500 स्क्वायर फुट के ऑफिस से, और आज भगवान के आशीर्वाद से मेरे पास एक 15,000 स्क्वायर फीट का ऑफिस है। और देयर इज नो मैजिक एंड देयर इज नो मैजिक, इट्स ओनली प्योर हार्ड वर्क एंड ऑफ कोर्स अ बिट ऑफ डेस्टिनी। थोड़ा बहुत लक तो काम करना ही पड़ेगा आपका, वो तो आपके हाथ में नहीं है। सो दिस वाज अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। प्रदीप, एंटरप्रेन्योरशिप वाली कहानी बहुत अच्छी थी और आपका यूनिक पॉइंट ऑफ व्यू सामने आया, और बहुत सी उसमें सच्चाइयां थी जो कि मुझे आपसे उम्मीद भी थी कि हमें सच बातें सुनने को मिलेंगी। जैसा कि आपने कहा ना कि जो सक्सेस होने के बाद एक बिजनेस इंटरव्यूज लोग देते हैं या किताबें लिखते हैं, हमें किताबी ज्ञान नहीं मिलेगा, हमें सच्चाई पता चलेगी। और उस सच्चाई के में चैलेंजेस भी हुए हैं और उन चैलेंजेस से लड़के आप आगे बढ़े हो, तो वो सच में इंस्पायरिंग लगा मुझे। अच्छा, एक चीज मुझे और अच्छी लगी जो आपने इनर कॉलिंग की बात की, क्योंकि एक तो आपने जुनून की बात की, दूसरी इनर कॉलिंग की बात की। आपके केस में वो इनर कॉलिंग थी कि मुझे अपनी आइडेंटिटी बनानी है। शायद जब शुरू किया था उस समय जुनून नहीं था कि यही वाला बिजनेस करना है।
तो थोड़ा सा तो कभी कभी उन दोनों में से कारण अलग भी हो सकते हैं, लेकिन जो लर्निंग आपकी रही है इस जर्नी में वो बहुत ही इंस्पायरिंग थी और बहुत ही इल्यूमिनेटिंग थी, क्योंकि वो सच पे बेस्ड थी, आपके सच पे और आपके यूनिक पॉइंट ऑफ व्यू पे। दोस्तों, अगर आपको आज का ये इंटरव्यू पसंद आया तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको लाइक करें, और अगर इस चैनल पे इंटरव्यूज आपको यूजफुल लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आने वाले इंटरव्यूज, आने वाले जो करियर गाइडेंस के इंटरव्यूज हैं वो आप देख सकें, उनकी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कमेंट्स में हमें ये भी बताइए कि आप आगे कौन से इंटरव्यूज देखना चाहते हैं, किस करियर ट्रैक के बारे में गाइडेंस या जानकारी जानना चाहते हैं।